गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एसिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, वी विल डिस्कस्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। कैसी रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक, आज हम जो पढ़ेंगे वो बेसिस की केमिकल रिएक्शंस होंगी, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो बेसिस किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स कि जब बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, व्हेन इट रिएक्ट्स विद मेटल इट विल फॉर्म साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। किसका हाइड्रोजन गैस, किसका इवोल्यूशन होगा, हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी, रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया NaOH और इसकी रिएक्शन अगर मैंने करवाई जिंक के साथ, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा Na2ZnO2 प्लस H2 गैस, प्लस H2 गैस, दो मॉलिक्यूल्स NaOH के होंगे। और ये हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दिस इज नोन एज सोडियम जिंकेट। दिस इज सोडियम जिंकेट फॉर्म हो जाएगा। NaOH की रिएक्शन हम करवा सकते हैं एल्यूमिनियम के साथ भी, तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये इस तरीके से इसको हम बैलेंस कर लेंगे। और ये जो कंपाउंड फॉर्म हो गया दिस इज नोन एज सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। बेस की कुछ ज्यादा रिएक्शंस हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे हमने एसिड्स की पढ़ी थी, कुछ ही रिएक्शंस होंगी बेस की। तो फर्स्ट रिएक्शन तो थी मेटल के साथ साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जिंक के साथ किया तो सोडियम जिंकेट, एल्यूमिनियम के साथ किया तो सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट रिएक्शन तो हो गई रिएक्शन विद मेटल्स। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं क्या है हमारे पास। सेकेंड जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एसिड्स, कि जब बेस किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। ये आप पढ़ चुके हो, एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। क्या फॉर्म होता है, साल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। ये रिएक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हो। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एसिड्स की जब हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी उसके अंदर हमने ये देखा था। ठीक है, तो आप ये सेम रिएक्शन है, जस्ट हमें तो अब एक्सप्लेन करना होगा कि जो बेस है वो किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तो मेटल के साथ कर सकते हैं और एसिड के साथ। तो जब यह रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, NaCl प्लस H2, साल्ट प्लस वाटर। क्या फॉर्म हो गया, साल्ट प्लस वाटर। या हमने लिया H2SO4 सॉरी हमने लिया KOH प्लस HCl, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास, KCl प्लस H2O। या हमने बेस लिया NH4OH, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन रिएक्ट्स विद HCl इट विल फॉर्म NH4Cl प्लस H2O। NH4Cl प्लस H2O, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। ये क्या आपके पास है, अमोनियम क्लोराइड। और यहां था आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास बेस है और ये क्या हमारे पास, साल्ट। तो साल्ट प्लस वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होगी बेस और एसिड के बीच में। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हमारे पास क्या होगी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो जब हम किसी बेस की रिएक्शन करवाएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, किसके साथ करवाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो ये तो कैसा है, एसिडिक है। तो आपके पास एसिड और जब बेस की रिएक्शन होती है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, साल्ट प्लस वाटर। तो यहां भी ऐसा ही होगा, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। ये बेस है, ये एसिड है, साल्ट एंड वाटर फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल NaOH, और इसकी रिएक्शन जब हम करवाएंगे CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा Na2CO3 प्लस H2O। Na2CO3 प्लस H2O जो है वो
फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। क्या फॉर्म हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे इस रिएक्शन को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है वहां, सब बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैलेंस होगी रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसकी रिएक्शन हमने करवाई CO2 के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो साल्ट एंड वाटर जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। ये हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक कैरेक्टर होगा, एसिड है ये भी कैसा है? एसिड। और ये हमारे पास बेस है, ये भी क्या है? बेस है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, साल्ट एंड वाटर जो है वो फॉर्म हो गया। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शंस थी। केमिकल प्रॉपर्टी हमने देखी बेस की, 3 ही टाइप की रिएक्शन शो करते हैं बेस। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। अब इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो होगा पीएच स्केल के बारे में, कि कोई भी बेस है, कोई भी एसिड है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, उसको हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे हम बताएंगे। तो वो हम पीएच स्केल के बेसिस पे बता सकते हैं, उस पे मेजर कर सकते हैं। तो क्या है पीएच, क्या है पीएच स्केल, वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पीएच एंड पीएच स्केल, कि पीएच और पीएच स्केल 2 चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। ठीक है, या ये कई जगह आप आगे भी पढ़ोगे हायर स्टडीज के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, जस्ट एक बार समझने की जरूरत है क्या। तो पीएच जो है, ठीक है, इट इज द मेजरमेंट, it is the measurement of strength, it is the measurement of strength of acids or bases, acids and bases, it is the measurement of strength of acids and bases। ये किसका मेजरमेंट होगा? एसिड का, और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस, कि कोई एसिड और कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वो हम पीएच के बेसिस पे बता सकते हैं। पीएच एक वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, कि जो पीएच की वैल्यू होती है ना, वो होती है माइनस लॉग H पॉजिटिव, और इस तरीके से या हम यहां लिख सकते हैं लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। इसका हम लॉगरिथम ले लेंगे, कि लॉग लिया जाता है कुछ वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, कि हमारे पास H पॉजिटिव आयंस की जो वैल्यूज है उनका, उसका हम लॉग ले लेंगे। जैसे आप एडिशन करते हो, सब्सट्रैक्शन करते हो, तो ये सब क्या है आपके पास, कि हम ऐड कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास फंक्शंस हैं कि हम ये रूल जो है या ये जो फंक्शंस है वो अप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लॉग भी करते हैं। लॉग में हम लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपके सिलेबस में अभी नहीं है, मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखा है कि पीएच की जो वैल्यू है वो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव, और मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं। क्या लगाए हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब है कि H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन है, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन है, तो यहां से हमारे पास pH की वैल्यू आ जाएगी। और H की कंसंट्रेशन हमें सॉल्यूशन से मिलेगी, कि मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर कितने H पॉजिटिव आयंस है। अब चाहे बेस हो चाहे एसिड हो, उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस जरूर मिलेंगे, क्योंकि हम ये जो H पॉजिटिव आयंस देखेंगे वो होंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इसके अंदर होंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो उसकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि वो एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। ये भी बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो पीएच जो है वो मेजर करता है स्ट्रेंथ एसिड की और बेस की। पीएच को कैलकुलेट करने का ये एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जस्ट आपको अभी आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने वैसे ही लिख दिया समझाने के लिए कि हम पीएच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो हम H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पीएच स्केल, पीएच स्केल, द स्केल from
from which we can determine the nature of a solution, the scale from which we can determine the nature of the solution by knowing the value by knowing the pH value of the solution कि pH वैल्यू को देख के हम उस सॉल्यूशन का नेचर बता सकते हैं, वो pH स्केल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? pH स्केल के बेसिस पे। pH स्केल measures the pH value from 0 to 14 कि जो pH स्केल होगा उसमें हम pH की वैल्यू 0 से लेके 14 तक मेजर कर सकते हैं। क्या हमें pH वैल्यू पता है? तो उसके जब हमने pH वैल्यू मेजर की तो pH स्केल से जो हमारे पास pH स्केल होगा वो 0 से लेके 14 तक होता है। अब जो हम pH वैल्यू निकालेंगे उससे हम मेजर कर सकते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है, बीच में 7 आएगा, यहाँ 0 से 7 to 14, तो जो pH वैल्यू होगी उसको देख के हम बता सकते हैं कि आपकी जो नेचर है सॉल्यूशन का वो कैसा रहेगा। ठीक है, और वो हम pH स्केल पे देखेंगे कि उस सॉल्यूशन का नेचर क्या आने वाला है। ठीक है, तो pH स्केल मेजर द pH वैल्यू फ्रॉम 0 to 14, 0 से लेके 14 तक वैल्यू होती है। ठीक है, कैसा होता है pH स्केल, या उसमें अब हम क्या क्या और चीजें देख सकते हैं वो हम देखेंगे अभी। तो हमारे पास जो pH स्केल होगा वो 0 से लेके 14 तक होगा। ये आपको ड्रॉ करना अपनी नोटबुक में बहुत ही साफ साफ। ठीक है, pH स्केल में 0 से लेके 14 तक वैल्यूज होंगी pH की। ठीक है, और 0 से लेके अगर 7 तक वैल्यू है तो ये सभी वैल्यूज एसिड्स के लिए होंगी। इसके लिए होंगी एसिड्स के लिए। और 7 से लेके 14 तक जो वैल्यू होती है वो बेस के लिए होती है, बेसिस के लिए होती है। ठीक है, तो अगर pH किसी सॉल्यूशन की 0 से लेके 7 तक है तो वो एसिड होगा, और 7 से लेके 14 तक है तो वो बेस होगा। इधर अगर हम आएंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, जब हम 0 की तरफ अप्रोच करेंगे, कहां अप्रोच करेंगे? 0 की तरफ, तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब pH की वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। pH की वैल्यू 3 है और pH की वैल्यू 6 है, तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? कौन pH की वैल्यू जिसकी कम है, जिसकी वैल्यू 3 आई है। हम कह रहे हैं 7 से लेके हम 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मतलब जो नेचर एसिड का वो बढ़ता जा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? जिसकी वैल्यू कम रहेगी। ठीक है, और जब हम 7 से लेके 14 तक जाएंगे तो यहां बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो आपके पास pH की वैल्यू है एक 8 है और आपके पास pH की वैल्यू 12 है। कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा? दिस वन। और यहां हमने क्या एग्जांपल लिखा था कि pH की वैल्यू 3 है और pH की वैल्यू 6 है, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो जिसकी pH की वैल्यू कम होगी वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसकी pH की वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और बेस के लिए वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 7 से लेके 14 तक। और 7 पे जो होता है, कोई भी सॉल्यूशन है जिसकी वैल्यू 7 है pH की, वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ना तो वो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। इसका एग्जांपल होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, उसका जो pH है वो 7 होता है। ठीक है, pH की तरह होता है 7 होता है। अब pH जो है, हमने कहा था हम निकालते हैं H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन पे, तो कहां बढ़ेगी कहां कम होगी ये इसी पे डिपेंड करेगी pH की वैल्यू। कि pH जब हम H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो उसकी pH वैल्यू भी चेंज होगी। तो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इस स्केल के अकॉर्डिंग देखें तो कहां इंक्रीज होगी? जब हम 7 से लेके कहां जाएंगे? 0 की तरफ जाएंगे।
तो H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जो ज्यादा H पॉजिटिव दें। वीक एसिड क्या होते हैं? जो कम H पॉजिटिव दे। तो जब जीरो की तरफ जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो मतलब H पॉजिटिव आयंस डोनेट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे वो ज्यादा H पॉजिटिव देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे pH की वैल्यू 3 है और pH की वैल्यू 6 है, तो दोनों में से H पॉजिटिव आयंस किसके पास ज्यादा हैं? तो इसी के पास ज्यादा होंगे, मोर H पॉजिटिव आयंस। इट रिलीजेस मोर H पॉजिटिव आयंस, ये ज्यादा H पॉजिटिव आयंस देगा। और जब हम 7 से लेके 14 तक जाएंगे तो OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। और जब हम 7 से लेके 14 तक जाएंगे तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी? OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन। तो मोर OH नेगेटिव आयंस, मोर OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो इसके पास OH नेगेटिव आयन से ज्यादा होंगे, इसके पास कम होंगे। अगर यहां देखें तो इसके पास H पॉजिटिव आयन से ज्यादा होंगे, यहाँ H पॉजिटिव आयन से कम होंगे। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, समझ में आ रहा होगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ज्यादा OH नेगेटिव आयन देते हैं, और जो वीक एसिड है या जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ज्यादा H पॉजिटिव आयंस देते हैं। तो उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि OH नेगेटिव आयंस और H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज हम पीएच स्केल के बेसिस पे बता सकते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि पीएच क्या है और पीएच स्केल क्या है। तो ये वैल्यू 0 से लेके 7 एसिड के लिए और 7 से लेके 14 तक जो वैल्यू होंगी वो किसके लिए होंगी? बेस के लिए होंगी। किसके लिए होंगी? बेस के लिए। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपके पास एक कंपाउंड है या एक सॉल्यूशन है A, दूसरा है B, तीसरा है C, 3 सॉल्यूशंस हैं आपके पास, और इनके लिए जो पीएच वैल्यू है, इसके लिए तो आपके पास है 3.5, इसकी जो वैल्यू है वो है 6.9, और यहाँ जो वैल्यू है वो आपके पास है 7.2। कौन सा एसिड होगा? कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन होगा? कौन सा बेसिक सॉल्यूशन होगा? तो 0 से लेके 7 तक जो वैल्यू होती है वो एसिड के लिए होती है। तो ये इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो गया? नेचर अगर हम देखें तो इस सॉल्यूशन का कैसा होगा? एसिडिक। और 6.9 7 तक एसिडिक है, तो ये भी एसिड होगा, तो ये क्या हो गया? एसिडिक। और जब 7 से ज्यादा चलेगी तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तो पीएच की वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। 7 है तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पीएच का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि हमने पीएच क्यों पढ़ा, पीएच से हम क्या बता सकते हैं और सब चीजें। ठीक है, तो पीएच जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, कि हमारे स्टोमक का पीएच कितना होना चाहिए। हमारे ब्लड का भी एक पर्टिकुलर पीएच है, वाटर का 7 होता है पीएच, सोयल का एक पर्टिकुलर पीएच होना चाहिए, हमारे माउथ का भी एक पर्टिकुलर पीएच होना चाहिए। अगर वो उस रेंज से वो इधर उधर हो जाते हैं, ऊपर नीचे चले जाते हैं, उसको उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, तो हमारी बॉडी पे उसके बैड इफेक्ट्स होंगे। क्या होंगे, कैसे होंगे, वो सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीएच स्केल पढ़ना है, पीएच क्या है ये आपको पढ़ना है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहता है तो वो मेरे से पूछेगा। ठीक है, थैंक यू।